हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, शारदा सदन के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक ऑफ एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो थोड़ा सा जो रिसेंटली था उसको हमने रिवाइज कर रहे हैं हम वापस से। जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस की हम बात करेंगे, तो उपकरण की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम रिवाइज लेके इसको वहाँ से ही वापस चल लेते हैं। देखो ये है बोमेन कैप्सूल। क्या है? बोमेन कैप्सूल। और यहाँ से ये जो आ रही है इसको आप बोलोगे, इनके मैं बार बार नाम नहीं बोलूँ, आपको याद हो जाना चाहिए ये। इसको आप बोलोगे एफरेंट आर्टियोल। क्या बोलोगे? एफरेंट आर्टियोल। जो निकल रही है उसको आप बोलोगे इफरेंट आर्टियोल। क्या बोलोगे? और अब ये आप ये बता रहे हो कि सर ये जो आर्टियोल जो है, इसके बाहर की तरफ जो सेल प्रेजेंट रहती हैं, ये जो सेल है ये जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स कहलाती हैं। ठीक है, सिंपल मसल्स की सेल होती हैं ये। ठीक है, और अंदर की जो बात की थी वो तो आपको बताया ना, एंडोथीलियम होती है वो। बाहर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? बाहर की। और अब ये जो डीसीटी जो होती है, पीसीटी आती है यहाँ पे, और फिर यहाँ पर डीसीटी होती है। तो ये डीसीटी क्या होती है कि हम जो डायग्राम देखते हैं ना, वैसा डायग्राम हमें एक्चुअल में जो रियल में फिजियोलॉजी देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। ये जो डीसीटी होती है पीछे से जाके यहाँ इसके आगे के पास ऐसे निकली रहती है ऐसे। जैसे डीसीटी है जुड़ी हुई उन्हीं चीज़ों से है, काम वही हो रहा है कि पहले पीसीटी से आएगा फिर डीसीटी में जाएगा, लेकिन वो घूम घाम के कुछ ऐसे यहाँ पे, जैसे ये बोमेन कैप्सूल है, ये वाला बोमेन कैप्सूल है, सपोज दैट ये बोमेन कैप्सूल है, और जो डीसीटी है वो पीछे से आके इसके आगे आके ऐसे रहती है, ऐसे इसके पास से रहती है ऐसे। समझ में आ गई बात? तो ये जो पास आ गई, अब यदि हम इसका क्रॉस सेक्शन लेते हैं, कट सेक्शन इसका देखते हैं भाई, ये डीसीटी, इसको काट के देखें तो क्या दिखता है। तो आपको पता है डीसीटी के अंदर सरल घनाकार उपकलाएं पाई जाती हैं, ये हमने पहले पढ़ा दिया था आपको। तो ये जो सरल घनाकार उपकला है ये यहाँ पर इस प्रकार से अरेंज है, इसका ये अरेंज है। लेकिन आप यहाँ देखोगे यहाँ पर विशेष प्रकार की कुछ सेल भी प्रेजेंट रहती है। ऐसा सिर्फ उसी डीसीटी के पास रहता है जो यहाँ घूमकर ऐसे आती है। ठीक है, तभी ये बन रहा है, सिस्टम ही सारा तभी बन रहा है। तो इन सेल को आप स्तंभाकार सेल्स कहते हैं, और वैसे इनको आप कहोगे मैकुला डेंसा सेल। क्या कहोगे? मैकुला डेंसा सेल। ये मैकुला डेंसा जो होता है डिटेक्ट करता है सोडियम के लेवल को। क्या डिटेक्ट करता है? सोडियम के लेवल को। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी यहाँ कुछ विशेष प्रकार की सेल होती है, इसको लासी सेल कहते हैं। कौन सी सेल? लासी सेल का जो कार्य है वो अननोन है। एनसीईआरटी ये कहती है कि इसका कार्य अननोन है, लेकिन फिर भी हम जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल, लासी सेल और मैकुला डेंसा सेल तीनों को कंबाइंड में जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस कहेंगे, उपकरण कहेंगे। ठीक है, तो यहां पर इनका फंक्शन किस प्रकार से है। तो अब हम आगे बात करते हैं कि हमने देखो यहाँ की जो स्लाइड आप देखते हो, तो ये ऑस्मोलैरिटी की जब वाटर कम होने पर कैसे पता लगता है, और अगर ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज है और ऑस्मोलैरिटी डाउन है, उस कंडीशन की हमने बात कर ली थी। ठीक है, तो एडीएच कब निकल रहा है, क्यों निकल रहा है। अब हम यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं। अब जब बीपी जो है डाउन जा रहा है, उस कंडीशन में कुछ किस प्रकार से हुआ। एडीएच की बात कर ली आप, किसकी बात कर ली? एडीएच की। उसके बाद में आप का बात कर रहे हो रास की। किसकी बात कर रहे हो? और रास में पहले आ रहा है, क्या आ रहा है? रेनिन। किसकी बात करेंगे हम? रेनिन की। ठीक है, तो ये जो रेनिन है वो किस प्रकार से काम करता है, रेनिन की हम बात करेंगे। तो देखो रेनिन कैसे काम करेगा कि जैसे ही बीपी लो हो जाता है उस कंडीशन में रेनिन इंक्रीज होगा। बीपी लो होता है डिटेक्ट बाय मैकुला डेंसा। बीपी लो हो रहा है तो सोडियम की वजह से हो रहा है, और सोडियम को डिटेक्ट कौन कर रहा है? मैकुला डेंसा डिटेक्ट करता है। सोडियम को डिटेक्ट कौन करता है? मैकुला डेंसा। कौन करता है? मैकुला डेंसा सोडियम को डिटेक्ट करता है। और जैसे ही मैकुला डेंसा इसको डिटेक्ट करेगा तो जक्स्टाग्लोमेरुलर
ये जो सेल्स होती हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स है वो रेनिन को रिलीज कर देंगी। समझ में आ गई बात? काम को यहीं से समझना है। देखो ये तो डिटेक्ट कर रहा है और वो छोड़ रही है, वो रेनिन को छोड़ रही है, ये डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती है वो रेनिन को रिलीज कर देती। अब ये काम बच्चों कहाँ हो रहा है? ये काम सर किडनी में हो रहा है, क्योंकि सारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस वहीं प्रेजेंट आपका। तो किडनी के अंदर ये काम हो रहा है कि किडनी ही पता लगा रही है कि सोडियम का लेवल कितना है, तो वहां पर इसका पता लग गया। अब जैसे ये रेनिन है वो निकल गया, तो ये जो रेनिन है ये ब्लड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ब्लड में आएगा ऑब्वियसली, बिकॉज रेनिन इज ए हार्मोन। सॉरी, रेनिन इज ए हार्मोन, ये ब्लड में आ जाएगा। ब्लड में जैसे ही आ जाएगा तो लीवर जो होता है ना बहुत सारे फंक्शन करता है। अब लीवर एक विशेष प्रकार का मटेरियल तैयार करके बैठा है पहले से ही, और इस मटेरियल का नाम है एंजियोटेंसिनोजन। क्या? एंजियोटेंसिनोजन। ये एंजियोटेंसिनोजन, जब आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो तो किसी हार्मोन्स के पीछे जन लग रहा है या प्रो लग रहा है आगे, ऐसी कंडीशन में वो हार्मोन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव नहीं होता। तो ये एंजियोटेंसिनोजन इनएक्टिव है, इनएक्टिव है बच्चों। ये कैसा है? और ये रेनिन इसके पास गया, क्योंकि लीवर के पास तो जाएगा ब्लड है, और ब्लड में क्या मिल चुका है? रेनिन मिल चुका है। तो ये इसके पास गया, और जाते ही इसको ये इनएक्टिव फॉर्म में था, यानी एक्टिव नहीं है एक तरीके से। ये क्या नहीं है? एक्टिव नहीं है। इसको ये एक्टिव करेगा और इसको एक्टिव फॉर्म में लेके आया, और इस एक्टिव फॉर्म की बात है एंजियोटेंसिनोजन। एक मिनट, एंजियोटेंसिन बोलोगे आप इसको, एंजियोटेंसिन। क्या बोलोगे? सही, एंजियोटेंसिन। ये एंजियोटेंसिन बन गया, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन बन गया। समझ में आ गई बात? कैसे बना? क्योंकि सर ये रेनिन इसको आके एक्टिव करता है, लेकिन ये लेस पोटेंशियल होता है, इसमें इतनी पावर नहीं होती, इतना स्ट्रॉन्गर नहीं होता है ये, इसलिए इसको फैक्टर फर्स्ट नाम दिया गया। ये पहला बना। अब उसी दौरान क्या होता है, ये एंजियोटेंसिनोजन जो होता है ये वापस से किस में चेंज हो जाता है? एंजियोटेंसिन सेकंड में। किस में चेंज हो जाता है? एंजियोटेंसिन सेकंड। अब ये है स्ट्रॉन्गर फॉर्म में। किस में है? समझ में आ गई बात? वापस सुनना, एंजियोटेंसिनोजन पहले, एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और उसके बाद में एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज होता है। तो एंजियोटेंसिनोजन जो होता है वो एंजियोटेंसिन में किस वजह से चेंज होता है? रेनिन की वजह से। रेनिन उसको एक्टिव करता है, और उसके बाद में वो एंजियोटेंसिन के अंदर चेंज हो जाता है, और फर्स्ट में बात, पहले फर्स्ट बनता है, उसके बाद में एंजियोटेंसिन सेकंड में चेंज हो जाता है। तो ये जो एंजियोटेंसिन जो होता है ये स्ट्रॉन्गर फॉर्म में होता है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, और अब ये ब्लड के जरिए पहुंच जाता है लंग्स में। कहाँ पहुंच जाता है? लंग्स में पहुंच जाता है, और लंग्स में पहुंचकर अब वापस से ये जब घूम के आता है तो अपना काम कर रहा है। कहाँ पहुंच गए? लंग्स में। अब ये अपना काम कर रहा है। तो ये कैसे काम कर रहा है? जैसे लंग्स से ये 3 काम कर रहा है वहां से। ठीक है, पहला काम ये कर रहा है, ब्लड जो वेसल्स है उनका वेजो कंस्ट्रक्शन करता है, यानी वेजो कंस्ट्रक्टर है ये, वेसो कंस्ट्रक्टर है ये, यानी उन ब्लड वेसल्स को खींचेगा, ये दबा देगा। तो जैसे कोई पानी की ट्यूब है, उसमें पानी ज़्यादा जा रहा है और आप उसका वेसो कंस्ट्रक्शन कर देते हो, ऐसे दबा देते हो, तो प्रेशर बढ़ जाएगा ना। तो बीपी लो हो रहा था तो बीपी हाई हो गया, तो ये बीपी हाई हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग से एक हार्मोन निकलता है, एल्डोस्टेरोन।
कौन सा? एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन डीसीटी और पीसीटी पर काम करता है। किस पर काम करता है? और ये क्या करता है? इंक्रीज द सोडियम अब्जॉर्प्शन, यानी सोडियम की अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, खींचने लग जाता है। और वाटर भी साथ साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन कर लेता है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो ब्लड की वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो बीपी डाउन हो रहा था वो अब बीपी बढ़ जाएगा। यानी दोनों ही काम करवा रहे हैं बीपी बढ़ाने का। यानी लंग से ये जो एंजियोटेंसिन जो है ये ब्लड से, देखो लंग्स में हुआ, लंग्स में जाकर ये पूरे ब्लड कभी बाहर थोड़ी जाता है, लंग्स में फिल्टर होने तो जाता है, फिर पूरी बॉडी में फैलेगा। जब वापस फैल रहा है तो इनके पास पहुंच रहा है, ब्लड वेसल्स के पास पहुंचा, एड्रिनल ग्लैंड्स के पास पहुंचा। तो यहाँ से ब्लड वेसल्स को तो ये जाते ही क्या कर देता है? कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से वो दब जाती हैं, दब जाने से जो ब्लड का जो फ्लो जो था वो एकदम से तेज हो जाता है, वो एकदम से प्रेशर के साथ निकलता है। किसके साथ निकलता है? प्रेशर के साथ निकलता है और बीपी इंक्रीज होती है, न कि डाउन होती है। और यहाँ पर ये क्या करता है? एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती है, देखो एड्रिनल ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये किडनी के ऊपर होती है इससे, ठीक है। तो इसके दो भाग होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। तो इसके कॉर्टेक्स भाग से एल्डोस्टेरोन निकलता है, ठीक है। एल्डोस्टेरोन जो निकलता है डीसीटी और पीसीटी पर काम करता है अपना, और वहां जाकर क्या करेगा? ये सोडियम का अब्जॉर्प्शन करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा। वैसे वाटर का जो होता है वो करता है एडीएच, कौन करता है? लेकिन साथ साथ ये थोड़ा बहुत किसका रीअब्जॉर्प्शन भी हो जाता है? वाटर का भी हो जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्लड है, ब्लड के अंदर आप पानी डालोगे तो मान लो 5 ml था, अब कितना हो गया? बढ़ गया। तो वॉल्यूम क्या हो गई? इंक्रीज। वॉल्यूम जैसे इंक्रीज हुई और उधर से वो ब्लड वेसल्स दबी हुई है और पानी भी ज़्यादा हो गया, ब्लड भी ज़्यादा हो गया, तो एकदम प्रेशर मेंटेन हो जाता है और प्रेशर मेंटेन होने से बीपी बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? नहीं आई? एक तरफ से यहां पर ब्लड वेसल्स दबी हुई है, किसकी वजह से? एंजियोटेंसिन की वजह से दबी हुई है। दूसरी तरफ से एल्डोस्टेरोन जो हार्मोन है वो ब्लड के अंदर वाटर डाल रहा है और सोडियम डाल रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? जो वॉल्यूम है ब्लड की वो बढ़ गई, और ब्लड की वॉल्यूम बढ़ते ही और सोडियम के कारण ब्लड की वॉल्यूम, एक तो सोडियम भी डाल दिया और वाटर भी डाल दिया, तो पानी जो ब्लड कम था वो अब ज़्यादा हो गया। अब पहले तो थोड़ा थोड़ा निकल रहा था इसी दबी हुई नली से, अब वो बहुत ज़्यादा निकलेगा इस नली से, तो प्रेशर और बढ़ गया, और प्रेशर बढ़ गया तो बीपी बढ़ गया, हाई हो गया, बीपी हाई हो गया। क्योंकि लो बीपी रहता है तभी तो ये काम होता है, हाई बीपी में तो ये काम हो ही नहीं रहा। जब लो बीपी रहते हैं तो आपको याद रखना है जो रास मैकेनिज्म है और जो एडीएच है ये लो बीपी के लिए काम करते हैं, जबकि आपका एक और बच गया, कौन सा? एएनएफ, ये हाई बीपी को लो करता है, वो थोड़ा सा अपोजिट काम कर लेता है। वो हाई बीपी को क्या कर देता है? लो कर देता है। ये लो बीपी को क्या करते हैं? हाई करते हैं। यहां पर एक और बात करते हैं कि ये इतना काम तो करता ही है, साथ साथ इसकी इतनी पावर होती है कि ये एडीएच जो पहले निकला था इसको आप लेते हैं, क्योंकि ये इसका काम तो पहले हो गया था, फिर भी इसको सारे के लिए बोल लेते हैं। यानी पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड के पास ये जाएंगे और जाकर इसको बोल देंगे एडीएच एक बार वापस से छोड़ो। एडीएच जैसे ही निकला तो इसने वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया, जैसे ही वाटर का रीअब्जॉर्प्शन किया, सोडियम से इसको लेना देना नहीं है, वाटर को रीअब्जॉर्प्शन किया और ब्लड में डाल दिया, ब्लड ज़्यादा हो गया तो अब ज़्यादा प्रेशर से निकलेगा। समझ में आ गई बात? तो ये काम यहाँ पर, और ज़्यादा प्रेशर से निकला तो बीपी बढ़ गई, न कि डाउन हुई। समझ में आ गई बात? यहां पर ये है एएनएफ, इसका नाम है आलिंद नेट्रियूरेटिक कारक, एट्रियम नेट्रियूरेटिक कारक, यानी आलिंद को ऐसे हम बताते हैं स्पेलिंग में, आलिंद एट्रिन्यूरेटिक कारक। देखो ये कब निकलता है? ये जब आपका जीएफआर या बीपी या सोडियम का लेवल बहुत ज़्यादा चला गया आपकी बॉडी के अंदर, यानी आपका बीपी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सोडियम का लेवल भी आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, तभी तो बीपी बढ़ा।
और इस कंडीशन में आपका जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, ये भी ज्यादा चल रही है, जल्दी जल्दी। भाई ब्लड है वो तेजी से आ रहा है किसके पास, अफरेंट आर्टियोल के पास, उसको जल्दी जल्दी काम करना पड़ रहा है, तो जो फिल्ट्रेशन रेट थी वो बढ़ गई, फिल्ट्रेशन रेट थी वो बढ़ गई, बीपी बढ़ गया, सोडियम बढ़ गया। ऐसी कंडीशन में अगर बीपी को कम नहीं किया गया तो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन वगैरह जो जिसको आप फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन कहते हैं वो फट जाएगी। अगर वो फट गई तो किडनी फेल और आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो इस कंडीशन में इसको संभालने के लिए जरूरी, यानी एक तरफ बढ़ाना भी जरूरी है तो एक तरफ घटाना भी जरूरी है, कुल मिला के बैलेंस करना जरूरी है। तो जैसे ही बीपी बहुत ज्यादा हो गया तो ऐसी कंडीशन में हार्ट के पास सिग्नल जाएगा, क्योंकि सिग्नल पहुंचा रहा कौन है, ब्लड पहुंचा रहा है। सोडियम ब्लड में है तो वो ब्लड हार्ट से होकर भी तो जा रहा है। तो हार्ट के पास जैसे ही गया तो हार्ट की जो वाल है ऊपर वाली, आलिंद ऊपर ही होते, नीले नीचे होते, इनके अंदर इनको जाते ही, इनके पास वाल के अंदर जाते ही इनको पता लग जाता है। और इनकी वाल से एक फैक्टर निकलता है, कौन सा, ANI, ये ब्लड में वापस आएगा और ये आते ही बीपी को लो कर देगा, GFR को लो कर देगा। करने का सिस्टम क्या होगा, करने का सिस्टम क्या होगा भाई, जो कंसंट्रेशन बढ़ी गई थी उस कंसंट्रेशन को ये किसी भी तरीके से कम करेगा। कंसंट्रेशन को, ये बीपी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो कंसंट्रेशन को मेंटेन करेगा। कंसंट्रेशन मेंटेन हुई, सोडियम का लेवल कम हुआ, यानी वाटर ही वाटर डालो अब आप इसमें, सोडियम डालना बंद कर दो, थोड़ी देर बाद में क्या होगा, कंसंट्रेशन मेंटेन हो जाएगी। ठीक है। एक और जैसे आपने कंडीशन पढ़ी होगी कि आपको जो एक्सेस अमाउंट ऑफ यूरिन तब आती है जब आप पानी ज्यादा पीते हो, जब आप पानी ज्यादा पीते हो एक्सेस अमाउंट, या फिर आपको कम यूरिन तब आती है जब आपके शरीर में या तो डायरिया हो गया, कोलेरा हो गया, या आपने पानी कम पिया है, या लूज मोशन हो गए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में आपकी यूरिन से, मतलब आपका जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा, और ऐसी कंडीशन में जो यूरिन है वो भी कम त्यागा जाता है, क्योंकि पानी सारा बॉडी खींच लेती है। ठीक है। एक क्वेश्चन रहता है यहाँ पर कि ADH काम करता है यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन का, कौन करता है, लेकिन जो अल्कोहल करने वाले, जो अल्कोहलिक एडिक्टर जो होते हैं, अल्कोहलिक एडिक्टर जो ये काम कर, जब अल्कोहल पीते हैं तो ADH अपना काम भूल जाता है। ऐसी कंडीशन में उनको यूरिन ज्यादा, ऐसी कंडीशन में यूरिन ज्यादा आता है, चाहे वो पानी कम पिए या ज्यादा पिए, उससे कोई लेना देना। वो ADH के फंक्शन को बिगाड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ऐसी कंडीशन में उनको बार बार पेशाब लगता है ना। तो ये बात समझ में आ गई, ये सारी समझ में आई। किडनी में क्या हो रहा है, बीपी लो हुआ, बीपी लो होने का सिंबल, मतलब बीपी लो हुआ, किडनी में नहीं हुआ। किडनी में तो किसको पटा गया है, सोडियम, कि सोडियम बढ़ गया, सोडियम कम हो गया, सोडियम कम हुआ तो बीपी भी कम हो गया। भाई आप नमक ज्यादा खाओगे तो बीपी बढ़ेगा, आप नमक कम कर दो बीपी डाउन हो जाएगा। तो डिटेक्ट बाय मैकुला डेंसा से डिटेक्ट कर लिया गया। मैकुला डेंसा ने किसको कहा, ये जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स को कहा। इन्होंने रेनिन रिलीज किया, रेनिन आ गया ब्लड में, ब्लड में आ गया तो ब्लड जब लीवर के पास जाता है तो लीवर पहले से बना के तैयार रखता है एक कौन सा, एंजियोटेंसिनोजन, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। रेनिन इसके साथ मिलता है, इसको एक्टिव कर देता है। पहली स्टेज में एक कम एक्टिव होता है, लेकिन जब इसकी दूसरी स्टेज आती है तो ये और स्ट्रॉन्गर हो जाता है। ये स्ट्रॉन्ग होकर लंग्स में जाके 3 काम करवाना स्टार्ट कर देता है। पहला तो ये क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रक्टर की तरह काम करता है, जो ब्लड वेसल्स होती है उनको दबा देता है। ऐसी कंडीशन में बीपी जो डाउन हो रहा था बढ़ गया। दूसरी कंडीशन में ये क्या करता है, जो एड्रीनल ग्लैंड जो है उसके कोर्टेक्स भाग में एल्डोस्टेरोन को जाकर बोल देता है कि तू अपना काम कर, और ये डीसीटी और पीसीटी पे काम करता है, और डीसीटी और पीसीटी पर काम करके सोडियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, रीअब्जॉर्प्शन को। साथ साथ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी होता है। ऐसी कंडीशन में वाटर भी बढ़ गया, यानी ब्लड के जो
ब्लड की जो वॉल्यूम है वो भी ज़्यादा हो गई और उसमें सोडियम भी आ गया, तो बीपी बहुत तेज हो गया। और ऐसी कंडीशन में बीपी जो लो हो रहा था उसका बढ़ाया जा सकता है। तीसरी बात, ये जो फैक्टर है एंजियोटेंसिन, ये पोस्ट पिट्यूटरी ग्लैंड से एडीएच भी निकलवा देता है और जिसके कारण वॉल्यूम और बढ़ जाती है ब्लड की और कुल मिला के बीपी को बढ़ाने का काम कर दिया जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन में हम देखो, हम हमेशा बीपी की दवाइयां थोड़ी लेते हैं। क्या आपके बॉडी के अंदर बीपी नहीं चलता है? क्या चलता है ना, चलता ही है। जो जीव है उसके शरीर के अंदर बीपी चलता है, लेकिन अपने आप मेंटेन हो जाता है, अपने आप सही हो जाता है। लेकिन फिर कोई जिसकी ब्लड वेसल्स ही कमज़ोर हो जाती है, जैसे बुढ़ापे में जाते हैं, ब्लड वेसल्स कमज़ोर हो रही है, उसके हार्ट वगैरह सही से काम नहीं करे, तो उसको बीपी की प्रॉब्लम ही हो जाती है, वो अलग बात है। फिर उसका क्या है, सिस्टम टेबलेट्स पर आ जाता है कि उसको टेबलेट देनी पड़ती है। और ये एंटी न्यूरेटिक, वो एट्रियल न्यूरेटिक फैक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो ये भी क्या करेगा, हार्ट के वाल से निकलता है और बीपी जो बढ़ गई थी उसको डाउन करने का काम करेगा। ये यूरिन कंपोजिशन है, तो यूरिन कंपोजिशन आप थोड़ा सा, वैसे अब ये थोड़ा याद रखने वाला समझने वाला नहीं है, आपको थोड़ा सा रटना पड़ेगा कि अपना बॉडी से जो यूरिन का पास आउट होता है वो 1 से 1.5 लीटर तक होता है, 2 लीटर तक भी हो जाता है पूरे दिन में। कलर की यदि आप बात करें तो हल्का पीला होता है, ठीक है। ये इसके कारण आता है कि जो हीमोग्लोबिन जो टूटता है, हीमोग्लोबिन कहाँ टूटता है, कहाँ टूटता है हीमोग्लोबिन? लीवर में टूटता है। तो अपने मलमूत्र का रंग इसी वजह से आता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन पिगमेंट्स होते हैं। मल का रंग देख लो या मूत्र का रंग देख लो, इसी वजह से आता है। गंध की यदि बात करें तो थोड़ा सा फनी टाइप हो गया, सूंघने तो आप कोई जाओगे नहीं इसकी गंध को, ठीक है। वैसे एरोमेटिक गंध होती है इसकी। कैसी होती है? एरोमेटिक गंध, ठीक है, थोड़ी तीखी टाइप के से। हाँ, सारा ही मत पूछो। पीएच, इसका पीएच ये थोड़ा सा अम्लीय होता है, यूरिन जो होता है अम्लीय होता है, एसिडिक नेचर का होता है यूरिन। 6 से 6.8 तक हो सकता है इसका पीएच। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूरिन के अंदर होता क्या क्या, भाई जल तो मिलेगा तभी यूरिन है, ठीक है। तो जल की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा होती है, देखो 95 से 96%। यूरिया भी होता है 2.6% के आसपास। साल्ट होते हैं, सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, फॉस्फेट है, सल्फेट है, क्लोराइड है, ये इसमें साल्ट होते हैं। क्रिएटिनिन जो मसल से निकलता है वो भी टूट टूट कर इसमें आता रहता है। हिप्यूरिक अम्ल भी होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा अमोनिया भी इसके अंदर होती है थोड़ी बहुत मात्रा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।